नमस्कार। चुनाव के बाद अक्सर सियासी शोर शराबा बहुत होता है ना? लेकिन उस शोर के पीछे जो आंकड़ों की खामोशी है वो क्या कहती है? आज हम उसी खामोशी में जनता की असली आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है डेटा के जरिए शासन को बेहतर बनाने की राह खोजना, और इसके लिए आज हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प सीट, पासीघाट पूर्व। तो सबसे पहले चलिए इस जगह को थोड़ा करीब से जानते हैं। पासीघाट पूर्व भारत के एकदम पूर्वी छोर पर बसा अरुणाचल प्रदेश का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं, बल्कि अपनी एक खास पहचान रखने वाली जमीन है, जहां की राजनीति भी उतनी ही अलग और अनूठी है। आज की हमारी ये पड़ताल 6 पड़ावों से गुजरेगी। हम शासन की जमीनी हकीकत से बात शुरू करेंगे, फिर पासीघाट पूर्व के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, चुनावी नतीजों के चार्ट को पढ़ेंगे और जनादेश के पीछे की कहानी को समझेंगे। और आखिर में हम एक बेहतर सेवा के खाके और इस जनादेश के असली वजन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है। सच्चा लोकतंत्र नेताओं के भाषणों या नारों में नहीं, बल्कि उन आंकड़ों में बसता है जो लोगों की जरूरतों और उनकी उम्मीदों को चुपचाप बयान करते हैं। और असरदार शासन की शुरुआत तभी होती है जब हम इस शोर को अनसुनाकर इन आंकड़ों को सुनना सीख जाते हैं। जैसा यहां लिखा है, आंकड़ों की खामोशी में हम लोगों की आवाज पाते हैं। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। वोटिंग का तरीका, जीत हार का फासला और कितने लोग वोट डालने निकले, ये सब मिलके एक पूरी कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि वोटर असल में क्या चाहता है। आज हमारा पूरा ध्यान इसी कहानी को समझने पर है। किसी भी जगह की राजनीति को समझने से पहले वहां की मिट्टी और लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब पासीघाट पूर्व की सामाजिक और आर्थिक परतों को जरा खोलकर देखते हैं कि यहाँ के लोगों की नब्ज आखिर कहती क्या है। तो तस्वीर क्या उभरती है? ये एक ग्रामीण और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जहां आदि और मिशमी जैसे आदिवासी समुदायों की बहुलता है। खूबसूरत सियांग नदी के किनारे बसे गांव इस इलाके की जान है। और हां, भारत की सीमा पर होने की वजह से इसकी सामरिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। तो इस खूबसूरत और अहम इलाके में लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? जब हम जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो एक मुद्दा बार बार सामने आता है, एक ऐसी मुश्किल जो उनके हर दिन पर असर डालती है, और वो है कनेक्टिविटी, यानी बाहरी दुनिया से जुड़ाव की कमी। जरा सोचिए, रोज की जिंदगी कैसी होती होगी जब सड़कें गड्ढों से भरी हों और मॉनसून में तो रास्ते बंद ही हो जाएं, जब बिजली का कोई भरोसा ना हो, खासकर दूर के गांव में। ये सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, ये इस इलाके के विकास की रफ्तार पर लगा हुआ एक ब्रेक है। पर मुश्किलें सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं हैं। कनेक्टिविटी के अलावा लोगों की नाराजगी की एक और बड़ी वजह है, और वो है सार्वजनिक सेवाओं की खराब हालत, यानी वो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी होती हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर घर में कोई बीमार हो और अस्पताल पहुंचने में ही घंटों लग जाएं, या गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर ही पूरे न हो। ये यहाँ की रोज की हकीकत है, और यहीं पर बात इंसानी गरिमा की आती है, जो हमारे संविधान का मूल आधार है। हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा का हक है। जब इन सेवाओं में कमी होती है तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाते, ये सीधे सीधे लोगों के भविष्य पर असर डालते हैं। तो ये तो हुई जमीन की शिकायतें और मुद्दे। अब देखते हैं कि यही शिकायतें चुनावी नतीजों के आईने में कैसे दिखाई देती हैं। चलिए अब इस चुनावी बुखार के चार्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि वोटों की जुबान में लोगों ने इन मुद्दों पर क्या कहा है। पहला आंकड़ा जो सामने आता है वही हैरान करने वाला है, 82.17%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये 2024 के चुनाव में हुआ भारी मतदान है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि पासीघाट पूर्व के लोग कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो चुप नहीं बैठते, वो बदलाव चाहते हैं और अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। और अब दूसरा आंकड़ा जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है, 321। ये क्या है? ये 2024 में जीत और हार के बीच का फासला था, सिर्फ 321 वोट। ये हमें बताता है कि यहाँ का चुनावी मुकाबला कितना कड़ा है और हर एक वोट की कीमत क्या होती है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। 2014 में तो जीत का अंतर सिर्फ 50 वोटों का था। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि ये सीट हमेशा से ही एक चुनावी रणक्षेत्र रही है, जहां मुकाबला आखिरी वोट तक चलता है। और ये है 2024 का आखिरी फैसला।
एनपीपी के तापी दरांग ने बीजेपी के कद्दावर नेता कालिंग मोयोंग को बहुत ही कम अंतर से हराया। ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं, बल्कि इस इलाके में एक नई सियासी ताकत यानी एनपीपी के उभरने का भी साफ संकेत है। तो ये आंकड़े हमें आखिर बताते क्या हैं? इन नतीजों के पीछे कौन से गहरे पैटर्न छिपे हुए हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो पासीघाट पूर्व के जनादेश को ये शक्ल देती हैं? चलिए अब इस जनादेश की बनावट को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पासीघाट पूर्व की सियासी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। यहां किसी एक पार्टी का लंबे समय तक राज नहीं रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और अब एनपीपी, यहां के वोटर लगातार पार्टियों को बदलते रहे हैं। यह साफ है कि वो किसी एक विचारधारा से बंधे नहीं हैं, बल्कि काम और उम्मीदवार को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि यहाँ की राजनीति स्विंग वोटिंग पर चलती है। मतलब वोटर हर चुनाव में अपना मन बदल सकता है। बोसरम सेराम और कालिंग मोयोंग जैसे नेताओं के लिए उनकी अपनी साख पार्टी लाइन से ज्यादा मायने रखती है, और इसी वजह से यहाँ जीत का अंतर इतना घटता बढ़ता रहता है और हर चुनाव एक नई अप्रत्याशित कहानी लिखता है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इन सारी जानकारियों के आधार पर सेवा का एक असरदार खाका क्या हो सकता है? एक ऐसी 4 आयामी रणनीति जो किसी भी नेता को न सिर्फ जनता का विश्वास जीतने बल्कि उस पर खरा उतरने में भी मदद कर सके। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसका पहला स्तंभ है जनतंत्र, यानी लोगों को, खासकर आदिवासी समुदायों को जमीनी स्तर पर ताकत देना। दूसरा है नीतियां, यानी ऐसी ठोस योजनाएं बनाना जो कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य जैसी स्थानीय जरूरतों को पूरा करें। तीसरा है कार्य, यानी अपने विजन को मौजूदा नेता के काम से बेहतर साबित करना। और चौथा स्तंभ है पार्टी, यानी बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करना। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उसे पासीघाट की मिट्टी से जुड़ा एक आदिवासी नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा और ऊर्जावान, जो युवाओं और बुजुर्गों दोनों से जुड़ सके, जिसके पास ग्रामीण मुद्दों पर काम करने का असली तजुर्बा हो। और सबसे जरूरी, वो एक आंतरिक सुधारक हो जो परंपरा का सम्मान करते हुए प्रगति का नया रास्ता बनाए। ऐसा नेता ही लोगों का विश्वास जीत सकता है, और यह विश्वास सहमति और निष्ठा के सम्मान पर टिका होना चाहिए, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी कहता है। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। यहां हम सिर्फ राजनीति से परे उस मकसद की बात करेंगे जो हर जनादेश के साथ आता है। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन उस जीत के साथ जो जिम्मेदारी आती है, उसका असली मतलब क्या है? तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब जीत का अंतर इतना कम हो और जनता का भरोसा इतना नाजुक हो, तो किसी राजनीतिक जनादेश का असली मकसद क्या है? इसका जवाब सत्ता पाने में नहीं है। इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है: सेवा, जवाबदेही और बेहतर शासन के जरिए लोगों की जिंदगी में एक सच्चा और सकारात्मक बदलाव लाना। यही हर जनादेश का असली वजन है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041 602 पर कॉल करें। उद्देश्य से परे राजनीति,